हेलो बच्चों, आज हम हिंदी संचय का पाठ 4 वह देश कौन सा है पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। ये इस कविता के रचयिता कवि राम नरेश त्रिपाठी हैं। कवि राम नरेश त्रिपाठी इस कविता के माध्यम से भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता और छटा का वर्णन कर रहे हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ को एक बार पढ़ेंगे। नाज का अर्थ होता है अनाज। सुधा का अर्थ होता है अमृत। प्रसून का मतलब होता है फूल। दुलारा का अर्थ होता है प्यारा। प्रकृति का मतलब होता है कुदरत। रसीले का अर्थ होता है रस से भरे हुए, रस से युक्त। सलोना का अर्थ होता है सुंदर। मनमोहिनी का मतलब होता है मन को मोहने वाली, मन को मोहित करने वाली। नवक्रांति यानी नई क्रांति। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो। इस प्रकार हमने इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ लिया है। अब हम कविता की पंक्तियों को पढ़कर जो कवि ने भारत देश की सुंदरता का वर्णन किया है, प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन जो किया है, उसको हम पढ़कर समझेंगे। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी का मतलब होता है मन को मोहने वाली, मन को अच्छी लगने वाली। स्वर्ग सा का मतलब होता है स्वर्ग के समान सुंदर। प्रस्तुत कविता में कवि राम नरेश त्रिपाठी भारत देश की सुंदरता और छटा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो मनमोहक प्रकृति यानी मन को अच्छी लगने वाली प्रकृति की गोद में बैठा हुआ है या विराजमान है, जहाँ स्वर्ग के समान सुख फैला हुआ है, वह देश कौन सा है, अर्थात वह देश भारत देश ही है। यानी भारत देश की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता के बारे में यहाँ बताया गया है कि भारत देश प्राकृतिक सुंदरता की गोद में बैठा हुआ है और वो प्राकृतिक सुंदरता इस प्रकार की प्रतीत हो रही है जैसे कि वहाँ पर स्वर्ग के समान सुख मिल रहा हो। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सिंचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। सुधा का अर्थ होता है अमृत और सिंचा हुआ यानी जुता हुआ, सलोना का अर्थ होता है सुंदर। कविता की इन पंक्तियों में कवि भारत देश की प्रकृति की सुंदरता को दर्शाते हुए कह रहे हैं कि जो भारत देश है वहाँ पर नदियाँ अपनी अमृत की समान जलधारा बहा रही है, यानी अमृत के समान पानी वो बहा रही है। और जिसका सलोना सिंचा हुआ वह देश कौन सा है, अर्थात भारत देश है। यानी नदियों की जो अमृत धारा है वो देश में खेतों में पानी के द्वारा जोतने का कार्य कर रही है, खेत को जोतने का कार्य कर रही है। तो इस प्रकार का देश कौन सा है, अर्थात वह भारत देश है। यानी भारत देश की नदियों के बारे में यहाँ बात की जा रही है, उनके जल के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। रसीले मतलब रस से भरे हुए, रस से युक्त। कंद का अर्थ होता है कंद मूल जो कि जमीकंद होते हैं। नाज का अर्थ होता है अनाज। अंग मतलब होता है शरीर के जो अंग, शरीर के जो भाग होते हैं वो अंग हैं। और सजे मतलब सजा हुआ। यहाँ पे कविता की इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि जिसके फल बड़े ही रसीले यानी रस से युक्त, कंद, अनाज और मेवे सब प्रकृति की अंगों में सजे हुए हैं, यानी प्रकृति की सुंदरता को वो ये सब बढ़ा रहे हैं, वह देश कौन सा है, अर्थात वह देश भारत देश है। यानी भारत देश ही ऐसा है जिसमें अलग अलग प्रकार के फल, कंद मूल और नाज मेवे सजे, उसके अंग में सजे हुए, यानी कि ये सारी पैदावार धरती के द्वारा, भारत देश की धरती में ये सारी चीज़ों की पैदावार होती है, जिसके उगने से धरती की सुंदरता और बढ़ जाती है। धरती के जो अंग हैं वो इससे सज जाते हैं। इस बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। सुगंध वाले मतलब खुशबू वाले। प्रसून का अर्थ होता है फूल। प्रस्तुत कविता की इन पंक्तियों में कवि भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भारत देश में ही जो फूल है, भारत देश के जो फूल हैं वो सुगंध वाले प्यारे प्यारे हमें दिखाई दे रहे हैं।
जिसके सुगंधित और सुंदर फूल बड़े ही प्यारे प्यारे हमें खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो खिले हुए इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि वो दिन रात हंसते हुए हमें लग रहे हैं। अर्थात सारे सुंदर सुगंधित फूल दिन रात हंसते हुए हमें प्रतीत होते हैं। इस प्रकार की सुंदरता किस देश की है? वह है भारत देश ही है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो। शिरोमणि मतलब सिर पर मणि के रूप में धारण करना, यानी सिर के ऊपर मणि को धारण करना। कविता की इन पंक्तियों में कवि भारत देश की और विशेषताओं का और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि जिसकी धरती न खत्म होने वाले धन से, यानी कि अनंत धन से लदी पड़ी है, जो संसार का शिरोमणि है। अर्थात भारत देश ही ऐसा देश है जो अपने सिर पर मणि को धारण करता है, यानी भारत देश ने ही सिर पर मणि को धारण किया हुआ है। वह देश कौन सा है? अर्थात वह देश भारत देश है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था, यशस्वी, जगदीश का दुलारा, वह देश कौन सा है? प्रस्तुत कविता की इन पंक्तियों में कवि भारत देश की प्राकृतिक छटा का और विशेषताओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि संसार में सबसे पहले सभ्यता और यश जिसने प्राप्त किया है तथा भगवान का सबसे प्यारा देश कौन सा है? अर्थात वह भारत देश ही है। अर्थात भारत देश में ही सबसे पहले सभ्यता और यश का विकास हुआ था। भारत देश ने ही सभी देशों को सभ्यता और यश सिखाया था। ऐसी विशेषता का वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने किया है। सब क्रांति के पुजारी, सेवक सपूत, जिसके भारत सिवा दूजा वह देश कौन सा है? यानी इन पंक्तियों में कवि भारत देश के लोगों की विशेषता बता रहे हैं कि भारत देश के लोग परिवर्तन चाहने वाले, क्रांति के पुजारी, सेवक, भारत देश की सेवा करने वाले सुपुत्र हैं। यानी भारत देश को वो अपना मानते हैं, और कहने का मतलब यह है कि भारत देश के लोग भारत को अपना ही देश समझते हैं, यानी अपना ही परिवार वो समझते हैं। भारत के सिवा वह दूसरे देश को अपना नहीं समझते हैं। यानी सिर्फ एकमात्र भारत देश ही ऐसा है जिसे वो अपने परिवार के समान प्यार देते हैं, और वह देश कौन सा है? वह देश भारत देश ही है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से भारत देश की सुंदरता और विशेषताओं का वर्णन कवि रामनरेश त्रिपाठी ने किया है। इस प्रकार हमने इस कविता का पूरा अध्ययन कर लिया है और इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से भारत देश की सुंदरता के बारे में भी पढ़ लिया है। धन्यवाद।